रसूल बख्श रईस साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और नवाज शरीफ साहब क्या कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? कोशिश तो करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो हमने कई सालों तक ऐसी नहीं देखी और हालात रोज़ बरोज़ बेहतर नहीं हो रहे, ख़राब हो रहे हैं। तो अगर कोई रहनुमा ये दावा करता है कि वो कौमी लीडर है और एक बहुत बड़ी सियासी जमात का रहनुमा है तो उसको सामने आना चाहिए। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे नज़दीक वो इस्टेब्लिशमेंट की है कि वो हम समझते हैं और तारीफ़ भी करते हैं और एतराफ़ भी करते हैं और हमारी हमदर्दियाँ और मोहब्बत और सब कुछ उनके साथ है जिस जाफिशानी से वो ये जंग लड़ रहे हैं, जान की कुर्बानियाँ दे रही हैं। मसला हम ये कहते हैं कि एक बात जिस पर इत्तेफाक है तमाम मुबसरीन का, तमाम सियासी जमातों का, कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है। तो सियासी अगर मसला है तो वो फिर सियासत से ही हल होगा और सियासत सियासी जमातें करती हैं, सियासी रहनुमा करते हैं। तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया है? ज़रदारी साहब का क्या किरदार है इसमें बलूचिस्तान के मसले को हल करने में अभी तक? शहबाज शरीफ का क्या किरदार है? ये कोई वज़ीर आज़म साहब से माज़रत के साथ कि दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हों और वज़ीर आज़म साहब जाके ये कहें कि हम बलूचिस्तान के नौजवानों को भी लैपटॉप देंगे? ये तो मजाक की बात है। ये देखें कि आपकी जो कौमी सलामती के अमूर या आपकी कौमी सियासत या मुल्क के मुस्तक़बिल में अगर आपकी बसीरत, आपका तदब्बर, आपकी समझ इतना ही है कि बलूचिस्तान के मसाइल लैपटॉप से हल हो सकते हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं? इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सियासी जमातें, और सियासी जमातों में आपके एक चीज़ जहन में रखें कि आपने ज़रदारी साहब का एक दौर नहीं है, कई अदवार देखे हैं और मसाइल पाकिस्तान के उस ज़माने से ख़राब होना शुरू हुए हैं जब वो 88 में जमहूरियत, तीसरी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर आई और उसमें फिर दो बड़े किरदार हैं, एक ज़रदारी साहब का है और नवाज शरीफ साहब का है। तो जो पाकिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब होते चले गए हैं और दरमियान में मुशर्रफ साहब भी आ गए, तो क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि समझें कि वहाँ पे क्या हुआ है? मैंने कल भी बात की थी कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है और कौमी हुकूमत भी जिन जमातों ने बनाई हुई है, ये अपनी नुमाइंदगी, अपनी इफादियत खो चुके हैं। जिस तरह से दवाई के ऊपर लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, ये जो हमारा सियासी निज़ाम है इसकी एक्सपायरी डेट बहुत अरसे से ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने बलूचिस्तान में लोगों को नुमाइंदगी देनी है तो सही तरीके से इंतखाबात करें और साथ उन लोगों के लिए राह हमवार करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। ठीक है कि ये ना हो कि कभी कुदूस बंजिंजो आ रहे हैं और कभी रैसानी आ रहे हैं और कभी कोई आ रहा है, कोई ये खेल ख़त्म होना चाहिए। वहाँ पे जब नुमाइंदगी होगी और नुमाइंदगी की राह हमवार करने के लिए ज़रूरी है जो इस वक्त जिन लोगों ने समाजी तारीखें वहाँ पे चलाई हुई हैं, महरान बलोच की बात की असमत शाही साहब ने, कि उनसे बात करें, मौलाना हिदायतुल्लाह साहब हैं उनसे आप बात करें। सबसे बात करने का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हम कह रहे हैं उसको तस्लीम करने। बात करने का मतलब इस बात से है कि हम किस तरीके से हम एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं कि जिसमें सब लोगों की नुमाइंदगी हो और ऐसी हुकूमत कायम हो जो बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर सके। जो बलूचिस्तान का एस्टेब्लिश्ड ट्राइबल एलीट है वो न सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि वो मसाइल हल करना ही नहीं चाहता। मसाइल हल होंगे तो फिर इक़्तिदार वहाँ पे उनके हाथ में नहीं होगा, वो नई ताकतों के हाथ में होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो लोग हुकूक की बात कर रहे हैं, इख्तियार की बात कर रहे हैं, उनसे बैठकर बातचीत की जाए, बातचीत से मसला हल किया जाए
اور جو لوگ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ان کا جواب بھی پھر طاقت سے ہی دیا جائے. ایک بات جو دونوں کو اس بات کا ادراک ہے رسول بخش رئیس صاحب, پیپلز پارٹی نون لیگ کے بغیر اقتدار میں نہیں رہ سکتی, نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر اقتدار میں نہیں رہ سکتے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کے باوجود ان کا ریلیشن اور فٹنگ ہونی چاہیے وہاں فٹنگ ہے بالکل, اور اگر ایسا ریلیشن ایسا ہی چلتا رہا تو اس کا اثر دیگر چیزوں پر نہیں ہوگا سیاست میں اور ملک کی ترقی میں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو فورسڈ میرج کرائی گئی ہے دونوں کے درمیان میں, اس میں فورس بھی ہے اور باہمی رضامندی بھی ہے کہ یہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ اگر تحریک انصاف کو جس طرح وہ سمجھتی ہے کہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں, اگر وہ ان کو بنتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں بن سکتی تھی, اور پھر سندھ میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں بھی کافی لوگوں کے ذہن میں صرف شکوک و شبہات نہیں بلکہ شواہد موجود ہیں. تو ایسی یہ اصل نظام کا مسئلہ ہے اور نظام چلانے والوں کا مسئلہ ہے. اور پھر آپ ایک پارلیمانی نظام کو آپ اس طرح سے چلا رہے ہیں جس طریقے سے کہ ایوب خان کا ایک الیکٹورل کالج تھا, وہ 40,000 یہاں سے تھے, 40,000 مشرقی پاکستان سے تھے, صدر کو 80,000 تو چنتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کتنا لوگ چنتے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم کو کتنا لوگ چنتے ہیں. اب جن کا لوگوں کا الیکٹورل کالج یہ بنا ہوا ہے, یہ پارٹی سسٹم نہیں ہے جس طرح سے پارلیمانی نظام کی روح ہے. یہ بیسیکلی ایلیٹس ہیں جو سیاسی خاندان ہے جو ایم این اے ایم پی ایس بنتے ہیں. ایک ہی خاندان سے کئی ایم این اے کئی ایم پی ایس ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریاستی وسائل مہیا کیے جائے, اور یہ عوام کی سیاست نہیں ہو رہی, جمہوری سیاست نہیں ہو رہی. جمہوری سیاست مقامی حکومتوں سے شروع ہوتی ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک ختم ہوتی ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ریاستی وسائل دنیا میں آپ نے دیکھا نا کہ کسی کانگریس مین کو پیسہ ملتا ہو ترقی کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ برٹن میں کسی ایم پی اے کو ممبر آف پارلیمنٹ کو پیسے ملتے ہوں جی آپ جا کے آپ ترقی کریں. یہ پاکستان میں کیوں ملتے ہیں ترقی کے لیے؟